एक बार पुनः सभी दर्शकों को कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए मैं अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण की श्रृंखला में अपने सभी प्रिय दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम्स में बताया है, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य जन्म पत्रिका में चंद्रमा का आने वाला गोचर कैसा रहेगा, सूर्य का आने वाला गोचर कैसा रहेगा, आदि आदि विषयों पर आपके समक्ष नित्य प्रति आप वीडियो देखते रहते हैं। और अब तो YouTube पर और Google पर बाढ़ सी आ गई है। बहुत सारे लोग अब कैरियर आजमाइश के लिए भी विभिन्न प्रकार के विषयों पर वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन जो मेरा अपना फोकस रहता है वह ज़्यादातर कुंडली विश्लेषण में ही रहता है। बहुत सारे मेरे जो पुराने दर्शक भी हैं वह भी मेरे से जुड़े हैं और वह बताते हैं, मेरे से आग्रह करते हैं कि सर आप भी शनि के गोचर पर, बृहस्पति के गोचर पर, आदि आदि अनेक प्रकार के विषयों के गोचर पर आप भी वीडियो बनाइए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं वीडियो डालता नहीं हूँ, मैं वीडियो बनाता भी हूँ। और लेकिन उसमें एक कारण सबसे बड़ा दर्शकों क्या है कि जब हम अपनी विशेष समय पर जो हम जन्म लेते हैं, जब भी कोई जीवात्मा अपने कर्मों द्वारा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, तो यथास्थिति में वह अपने कर्मों का जखीरा, जो कि हम ग्रहों द्वारा उसको डेफिनेशन दे सकते हैं, यानी कि जो हमारा कर्मों का जखीरा है, यह हमारे चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनका जो एक गणित है वह सीधा हमारे कर्मों का जखीरा है। यानी जो हमने पूर्व जन्मों में संचित कर्म जो हमारे हैं वो इन ग्रहों द्वारा हमारी कुंडली में दशा, महादशा, सर्वाष्टक, वर्ग कुंडली, योगिनी दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, अनेक प्रकार के दशाओं एवं गोचर द्वारा हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो सत्यता और प्रामाणिकता के आधार पर तथ्य निकाला जाएगा वो हमारा अपना जन्म है। यानी कि जब तक हमारी जन्म कुंडली का विश्लेषण टोटल टू द पॉइंट हमारे समक्ष न किया जाए, तब तक हम किसी भी डिसीज़न पर नहीं पहुंच सकते। यह बिल्कुल एकदम स्पिरिचुअल ट्रुथ है दर्शकों, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बेशक जो है आप धनु राशि के हैं, जैसे वर्तमान में मैं आपको उदाहरण दे दूं कि अभी वर्तमान में धनु राशि पर शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, और जो मध्यम फेज 7.5 का चल रहा है वह मकर राशि पर चल रहा है, और जो स्टार्टिंग वाला फेज जो चल रहा है वह चल रहा है कुंभ राशि पर। दर्शकों, जब भी शनि जो है वो चंद्रमा से एक राशि आगे या उसी राशि पर या एक राशि पीछे 2.5 वर्ष तक के लिए यह 3 राशियों को अपने ग्रिप में लेता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि 7.5 यदि आप पे चल रही है तो वह 7.5 भी हर धनु राशि वाले के लिए एक सी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे धनु राशि के जातक होंगे जिनके लिए वह 7.5 उनकी नौकरी भी लगाएगी, उनका विवाह भी कराएगी, और उनको अपना मकान का सुख भी देगी, उनको वाहन का सुख भी देगी, उनको जो है क्या नाम है राजनेता भी बना सकती है। तो आदि आदि अनेक प्रकार की जो है, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के आधार पर हम माननीय श्री मोदी जी की कुंडली ले लें, तो माननीय मोदी जी की कुंडली में उनकी धनु राशि है, मैं क्षमा चाहता हूँ, उनकी कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के अकॉर्डिंग दर्शकों उनकी कुंडली में इस समय शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन दर्शकों ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनकी कुंडली में उनकी कुंभ राशि होगी और उन पर 7.5 चल रही होगी। ना तो सभी सीएम के पद पर बैठे, यानी कि ना तो सभी को मुख्यमंत्री बनाया, और ना ही जो है कुंडली में सभी को इलेक्शन लड़ाया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं आदित्यनाथ योगी जो हैं वही क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आपकी कुंडली का विश्लेषण ना हो तब तक आप किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते।
चाहे बेशक जो है आपकी कुंडली आप उसको गोचरवश कैसे ही देख लें या किसी भी तरीके से आप जो है निरंतरता से अपनी कुंडली को आप कैसे ही एनालिसिस करा लें, लेकिन जब तक आपकी जो है कुंडली डैशबोर्ड पर एक एक ग्रह द्वारा प्रेडिक्ट नहीं की जाएगी तब तक आप किसी भी कॉन्क्लूज़न तक नहीं पहुंचेंगे। चलिए अब हम अपने विषय पर चलते हैं। देखिए, अल्मोड़ा से उत्तराखंड से मोहित शर्मा जी मेरे से व्हाट्सएप द्वारा जुड़े और इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे सेंड किया है। विशेष बात यह है कि इनका ज्योतिष से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हैं और ये कह रहे हैं कि सर मैं वैसे ज्योतिष वोतिष को ज़्यादा नहीं मानता, चलिए वो इनका अपना कौतूहल अपना विषय है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सर जब से मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं तो उसमें मुझे सिंप्लिसिटी नज़र आई है, यानी कि सादगी नज़र आई है, और मुझे ये नज़र आया है कि आप जो बताते हैं उसमें कोई आपका भ्रम जाल नहीं है। आप बहुत ही स्पष्ट टू द पॉइंट और बहुत ही एक तथ्य के आधार पर आप ग्रहों द्वारा विश्लेषण करते हैं। तो चलिए मोहित शर्मा जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमारी जो प्रेडिक्शन है उसको इतना सराहा, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद हमारी तरफ से। चलिए हम अपने विषय पर चलते हैं। मोहित शर्मा जी का जो क्वेश्चन है इनकी कुंडली को लेकर, सबसे पहले मैं आपको इस समक्ष उजागर कर दूं। मोहित शर्मा जी जो है ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ISPCS लेवल की तैयारी ये कर रहे हैं। और एक तो इनका विशेष प्रश्न ये है कि सर मैं ISPCS की जो तैयारी कर रहा हूँ तो उसमें मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं, और मिलेगी तो मुझे जो कैडर मिलेगा वह मुझे किस स्टेटस का मिलेगा, यानी कि मैं DM बन पाऊँगा, SSP बन पाऊँगा, या कोई जुडिशल वगैरह मैं बन पाऊँगा, या मैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी बन पाऊँगा, या SDM बन पाऊँगा, या जो भी मतलब मेरा स्टेटस है वह मुझे आप मेरा मार्गदर्शन करिए। चलिए अच्छी बात है मोहित शर्मा जी, आपकी कुंडली अभी हम टू द पॉइंट विश्लेषण करेंगे। और एक क्वेश्चन और इन्होंने मुझे मेरे समक्ष रखा है, वो है इनके विवाह को लेकर, और इन्होंने मुझसे ये पूछा है कि संजीव सर आप मुझे ये बताइए कि मेरा जो विवाह होगा वो किस तरीके की लड़की से होगा, और दाम्पत्य जीवन जो बाद में मेरा चलेगा वह कैसा चलेगा, और हम यहाँ यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो संतान होंगी वो कितनी होंगी, कैसी होंगी और कैसे कामयाब होंगी। ये सभी तथ्यों पर हम जो भी हमारा विवेक और ज्ञान है उस पर जो निर्भर करता है उसके अकॉर्डिंग हम इनकी कुंडली का एनालिसिस करने का भरपूर प्रयास करेंगे और दर्शकों के सामने रखेंगे। चलिए दर्शकों, हम अपनी चर्चा पर चलते हैं। मोहित शर्मा जी, आपका जो जन्म हुआ है 25 तारीख को हुआ है, 12वें महीने को हुआ है, और 1991 को 11:20 दोपहर अल्मोड़ा उत्तराखंड, और बुधवार के दिन आपका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा एक लॉजिक है जो हम हर कुंडली पर लगाते हैं वह है डेट ऑफ बर्थ और महीने का मूलांक का मालिक, और वर्ष जो इनका वर्ष है जन्म लेने का उसका मूलांक का मालिक इनकी कुंडली में कितना शुभ है और वह कितने % इनकी कुंडली को बल प्रदान कर रहा है। तो मोहित शर्मा जी, आपका 25 तारीख का जन्म है, और 25 तारीख का जो मूलांक है आपका केतु का है, और आपका जो चंद्रमा है वह भी केतु के ही नक्षत्र में है। तो सबसे पहले इनकी जो कुंडली है उसमें केतु इनके लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट बना इनकी लगन चार्ट पर। अब हम यदि इनकी कुंडली में इनका महीना लें तो इनका 12वां माह है, जो कि इनका बृहस्पति है, और बृहस्पति इनके लगन में ही चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है, जो कि 20 डिग्री का है, और केतु जैसा कि मैंने बताया वह 16 डिग्री का है। लाभ स्थान में केतु है, जो कि लगन चार्ट से भी लाभ में है और चंद्रमा से भी लाभ में है। और दर्शकों, अब इनका जो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर का जो इनका सबसे ज़्यादा मोस्ट रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट इनकी कुंडली में है, इनके लगन चार्ट में है, वह गुरु है। और थर्ड नंबर पर इनका जो मोस्ट रेस्पॉन्सिबल ईयर जो बनेगा उसका जो मूलांक का लॉर्ड ग्रह होगा वह है 9 और 1 10 और 9 19 और 1 20, यानी चंद्रमा, यानी 2 का मूलांक। तो दर्शकों, सबसे पहले जो है हम कुंडली में यह निकालते हैं कि कुंडली में सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व वाले ग्रह कौन से हैं। तो जिस तारीख का हमारा जन्म होता है वो सबसे ज़्यादा मुख्य उत्तरदायी ग्रह माना जाएगा, यानी केतु। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केतु जो है इनकी कुंडली में नीच राशि में है, लेकिन एकादश भाव में है। दर्शकों, लाभ स्थान एक ऐसा स्थान है कि जहां कोई भी ग्रह जो है पाप प्रभाव नहीं दे पाता है, मतलब गलत नहीं होता, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, तो वह ग्रह लाभ ही देता है। तो केतु इनकी कुंडली में
वैसे तो केतु की हर ग्रह की अपनी राशि होती है, लेकिन केतु को कोई स्वतंत्र राशि प्राप्त नहीं है। लेकिन ज्योतिष पाराशर के अनुसार, एक हमारी ज्योतिष में एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए जिनको पाराशर ऋषि बोला जाता है, और ज्योतिष पाराशर के अनुसार केतु को हम मीन राशि में स्वग्रही मानते हैं। तो इसके अनुसार मीन राशि इनकी 8वें भाव पर पड़ी, तो दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। तो यह जो है इनके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनका जो केतु है उस तारीख से इनका जन्म शुरू हो रहा है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि केतु जो है एकादश भाव में बैठा है, फिर भी मैं इसको नेगेटिव ही मानूंगा। लेकिन क्योंकि 11वें भाव में बैठा है, तो यदि हम 30% इनको लें तो केतु को लगभग हम 10% दे सकते हैं, क्योंकि केतु जो है अष्टमेश है। तो 8वां भाव दर्शकों क्या है? 8वां भाव गड्ढा है, 8वां भाव मृत्यु भाव है, 8वां भाव जातक की ज्ञान की गहराइयों का भाव भी है, 8वां भाव दर्शकों ज्योतिष को भी दर्शाता है। जब भी आपके 8वें भाव की दशा चलेंगी तो आप जो है ज्योतिष में महारत हासिल करेंगे। हाँ दर्शकों, यह बड़ी विचित्र सी बात लगेगी, लेकिन 8वें भाव से ही जातक ज्योतिष में महारत हासिल करता है। चलिए हम अब अपनी अगली चर्चा पर चलते हैं। अब जो इनकी द्वितीय जो इनकी कुंडली में रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट है 2nd नंबर का, वह इनका बृहस्पति है, जो कि इनकी लगन चार्ट में इनके पंचमेश यानी कि पंचम त्रिकोण, और इनकी कुंडली में 8वें घर का मालिक भी बृहस्पति बना। क्योंकि बृहस्पति को 8वें भाव का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वह त्रिकोणेश है, इसलिए उसको हम 20 नंबर देते हैं। 20 नंबर हमने बृहस्पति को दिए। और बृहस्पति इनका लगन में बैठा है, और लगन में बृहस्पति दिग्बली भी होता है, और चंद्रमा से भी केंद्र में है, और लगन से भी केंद्र में है, तो इसलिए हम बृहस्पति को 20 नंबर दे सकते हैं। अब जो इनका तीसरे नंबर का मोस्ट रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वह है इनका चंद्रमा, और चंद्रमा इनकी कुंडली में 12वें घर का लॉर्ड होकर लगन में बैठा है, और वह बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट भी है, और किसी पापी ग्रह से डायरेक्ट जो है दृष्ट नहीं है। हाँ, राहु से दृष्ट है। तो दर्शकों इसको भी हम राहु से दृष्ट होने की वजह से 20 नंबर ही देंगे। तो ओवरऑल इनकी कुंडली में जो इनके ग्रह इनको नंबर दे रहे हैं वह 100 में से 50% इनको नंबर मिल रहे हैं, 100 में से 50 नंबर ये ले रहे हैं। तो मोहित साहब, आपकी कुंडली जो है वो पूर्व जन्म के अनुसार आपको मध्यम जीवन आपको दिखा रही है, पहली बात। अब दर्शकों हम कुंडली की स्ट्रेंथ देखते हैं। जब हम कुंडली की स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और इनकी लगन कुंडली को अष्टक वर्ग में कितने अंक मिले हैं। तो सबसे पहले इनकी लगन कुंडली को देखें, क्योंकि इनकी लगन कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही है। तो सिंह राशि को 33 अंक मिल रहे हैं, जो कि इनके लगन चार्ट में भी 33 माने जाएंगे, और इनके चंद्र कुंडली में भी 33 अंक इनके माने जाएंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में इनको 33 अंक मिल रहे हैं। दर्शकों सामान्यतः जो 28 अंक मिलते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। अब इनकी कुंडली में जो इनकी सूर्य कुंडली है वह धनु राशि में आ रही है, और धनु राशि में इनको मात्र 20 अंक मिल रहे हैं। ये दर्शकों काफ़ी कम अंक हैं। तो ये कुंडली करीब जो स्ट्रेंथ वाइज जो हम इस कुंडली की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो स्ट्रेंथ वाइज ये जो कुंडली है ये 75 से 80% इसमें स्ट्रेंथ है कुंडली में। तो कुल मिला के जो हमारा रेशो आया वह काफ़ी अच्छा आ गया, क्योंकि जो ग्रहों की मूलांक की जो स्ट्रेंथ है कुंडली की वह 50% है, जो कि मध्यम अंक है, और जो टोटल स्ट्रेंथ कुंडली की है सर्वाष्टक वर्ग द्वारा वह 75% है। तो कुल मिला के इनको 200 में से लगभग 55 या 60 के करीब इनको फर्स्ट डिवीज़न के मार्क्स कुंडली दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए अब सबसे पहले तो दर्शकों मैं इनके जो प्रश्न होंगे वह लूँगा, क्योंकि हमारे जो मोहित साहब हैं इनको कुंडली का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले मैं इनकी कुंडली के प्रश्न लूँगा, और यहाँ मैं सभी दर्शकों को एक बात और कह देना चाहता हूँ, मोहित साहब को भी। वैसे तो मैंने इनकी एक प्रश्न कुंडली बनाई और उससे एक क्वेश्चन पूछा, तो इन्होंने मुझे जो उत्तर दिया उसके अकॉर्डिंग इनकी सिंह लगन बनती है, और इनका जो शारीरिक गठन है उसके अकॉर्डिंग भी इनकी सिंह लगन ही बनेगी। लेकिन इनकी जो डिग्री है वह संधि काल लगन को दर्शाती है।
दर्शकों डिग्री का भी हमारी जन्म पत्रिका में अहम रोल होता है। इनकी कुंडली में 28 डिग्री की लगन है, जो कि इनकी कुंडली को थोड़ा वीक बनाती है। इनकी लगन कमज़ोर है और इनकी जो लगन है वह बोली जाएगी सिंह मतांतर से कन्या लगन। तो करीब बाद में जो मैं विश्लेषण करूंगा उसमें थोड़ा बहुत अंश में इनकी कुंडली में कन्या लगन से भी देखूंगा, क्योंकि वह देखना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले जो इनका प्रश्न है उस पर चलें। इनका जो प्रश्न है दर्शकों वह है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सफलता मिलेगी? तो दर्शकों सबसे पहले जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखना हमें चाहिए। दर्शकों सिविल सर्विसेज एक बहुत बढ़िया IAS PCS लेवल का कंपटीशन है और उसको देखने के लिए सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन में ले जाने वाले ग्रहों को देखेंगे, जो कि सूर्य और मंगल हैं। मेरे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरा जो अपना गणित है उसके अकॉर्डिंग मंगल और सूर्य जो है वो प्रशासनिक अधिकारी जातक को बनाते हैं। उसमें चाहे वह SDM या DM के कैडर में ले जाएं, चाहे वह कोई छोटा मोटा इनका जो स्टेटस है वो वह रखें, लेकिन कुल मिलाकर सूर्य और मंगल इनकी कुंडली में इनके IAS PCS अधिकारी बनने के योग को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी सिंह लगन पे जो इनका लग्नेश है उसकी पोजीशन को देखें। तो लग्नेश इनकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा है, जो कि इनके चंद्रमा का लॉर्ड भी है। तो सूर्य इनकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, जो कि 9 डिग्री के हैं और नवांश कुंडली में वह धनु लगन पर भाग्य का अधिपति होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि मिथुन राशि में, परंतु वह चंद्रमा से ग्रहण योग लगाकर बैठे हैं। अब मंगल की पोजीशन यदि हम देखें तो मंगल इनकी कुंडली में चौथे स्थान में बैठे हैं, जो कि रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। दर्शकों जब भी केंद्र स्थानों में मंगल जो है स्वग्रही बैठेगा तो ऐसी कंडीशन में वह रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग है। लेकिन दर्शकों वैसे तो सिंह लगन में मंगल को केंद्र और त्रिकोण का मालिक माना जाता है और वह 25 डिग्री का होकर चौथे भाव में बैठा है, तो काफ़ी बलवान है। लेकिन चौथा भाव जो है वो काल पुरुष के अकॉर्डिंग मंगल का नीच भाव होने की वजह से मंगल यहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कुंडली में मंगल जो है वो अपने अति शत्रु बुध के साथ बैठा है। दर्शकों अब जो है वो बुध से मित्रता का भाव नहीं रखते, शत्रुता का भाव रखते हैं। तो ये दोनों ही थोड़े से नेगेटिव पॉइंट हुए। अब इनकी कुंडली में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इनका जो कैरियर हाउस है उसे मंगल जो है प्रभावित कर रहा है। तो मंगल दर्शकों क्या है, दर्शकों मंगल जो है वो एनर्जी है और मंगल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी बनाने की पूरी पावर रखता है। तो सिंह लगन में योग कारक मंगल की इनके कैरियर भाव पर दृष्टि पड़ना और कैरियर हाउस का जो लॉर्ड है वह खुद पराक्रम भाव में भी बैठा है। तो ये बात तो पक्की है मोहित साहब कि आप जो है कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी बन सकते हैं। ये हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल एकदम क्लियर कट बिल्कुल संदेश है कि आप अधिकारी बनेंगे, ये बात बिल्कुल फुली फाइनल है। लेकिन दर्शकों इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि आपकी कुंडली बोल रही है मोहित साहब कि आप जो है अधिकारी बनेंगे, लेकिन इससे पहले हम नवांश में मंगल की स्थिति को देखना ना भूलें। मंगल जो है नवांश कुंडली में त्रिकोणेश होकर पराक्रम भाव में ही बैठा है, जो कि पराक्रम का कारक भी है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल मंगल की जो स्थिति है वह काफ़ी साउंड है। लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों जब भी हम किसी कुंडली के कंक्लूजन पर पहुँचें तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जातक की महादशा कौन सी चल रही है। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए अभी वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब। तो नरेंद्र मोदी साहब की जो स्थिति है इस समय वह बड़ी साउंड है, यानी कि वह इस समय उत्तराधिकारी है, यानी कि वह इस समय मतलब उत्तराधिकारी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि वह इस समय राजगद्दी संभाले हुए हैं। तो यदि कोई भी जातक जो है अगर अपना काम निकालेगा तो वह जो मेन सरकार होगी उसी से निकाल पाएगा। तो इसी प्रकार से कुंडली होती है कि उसमें जो महादशा होती है वही ग्रह अपनी कुंडली का सबसे बड़ा राजा कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है।
तो अब इनकी कुंडली में 2020 से लेकर 2029 तक यानी 10 वर्ष तक इनकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चलेगी। और चंद्रमा इनकी कुंडली में 12वें घर की लॉर्डशिप होकर लगन में बैठा है, जो कि 20 डिग्री का है, 9 डिग्री का है। और गुरु के साथ वह गज केसरी योग बना रहा है और गुरु की जो पोजीशन है वह 20 डिग्री का होकर लगन में ही बैठा है। अब नवांश कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन और देखते हैं। नवांश कुंडली में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के साथ केंद्र स्थान में बैठा है 7वें भाव में, और जिस पर चंद्रमा के डिस्पोजिटर बुध की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि आ रही है। वैसे यह बात तो काफ़ी अच्छी हो गई कि दोनों लग्न चार्ट और नवांश चार्ट में चंद्रमा जो है वह केंद्र स्थानों में विराजित है। अब यहाँ पर हम चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, इसलिए हमारा उत्तरदायित्व होगा कि हम चंद्रमा के अष्टक वर्ग भी जरूर देखें। दर्शकों, चंद्रमा के जो अष्टक वर्ग हैं वह सिंह लगन में सर्वाष्टक वर्ग 33 हैं और 8 में से 5 अंक चंद्रमा इनका ले रहा है, जो कि काफ़ी बलवान है। अब हम इनकी नवांश कुंडली पर यदि चलें तो नवांश में मिथुन राशि में चंद्रमा बैठे हैं, जो कि टोटल सर्वाष्टक वर्ग में 38 अंक ले रहे हैं और 8 में से 7 अंक ले रहे हैं, और चंद्रमा अपनी महादशा में भी है। अब ये तो फाइनल हो गया कि चंद्रमा की जो टोटल महादशा है उसके अष्टक वर्ग जो है काफ़ी उत्तम स्थिति में है। अब इनकी कुंडली में हम ये देखते हैं कि इनकी कुंडली में चंद्रमा में किसका अंतर वर्तमान में चल रहा है, क्योंकि जो महादशा नाथ होता है दर्शकों वह बहुत लंबे समय के लिए हमारे ऊपर आता है, तो इतने लंबे समय के लिए उसका जो फलादेश है वह कहीं ना कहीं अंतर्दशा नाथ के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो अंतर्दशा नाथ का जो इस समय इनका प्रेडिक्शन है, इनकी कुंडली में चंद्रमा में जो अंतर चल रहा है वह 2022 11वें महीने तक चंद्रमा में राहु चलेगा, और उसके बाद चंद्रमा में गुरु आएगा। चंद्रमा से राहु जो बैठा है वह काफ़ी ख़राब है। तो मोहित साहब, आपके लिए कंक्लूज़न ये निकला कि 26/11/2022 तक चंद्रमा में राहु से आप प्रभावित रहेंगे, और राहु आपकी कुंडली में नीच राशि में है 5वें भाव में, और वह भी सूर्य के साथ है। दर्शकों, ये बात बिल्कुल एकदम ध्यान रखने योग्य है कि जब भी कुंडली में कोई भी पापी ग्रह यदि 5वें भाव में बैठेगा, 5वें भाव दर्शकों क्या है? 5वें भाव है जातक की विजडम, जातक का कॉमन सेंस और जातक की एजुकेशन। तो उस एजुकेशन और विजडम के भाव पर नीच का राहु विद्यमान है, पहली बात। दूसरी बात दर्शकों कि राहु जैसा ग्रह जो है 5वां भाव दर्शकों सूर्य का स्थायी भाव भी है, यानी काल पुरुष में 5वां भाव सूर्य का अपना भाव है, और वहाँ पर नीच का राहु बैठा है जो कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं माना जाएगा। और उस राहु के आजू बाजू मंगल और शनि जैसे पापी ग्रह बैठे हैं, जो कि मंगल भी अपने घर में बैठा है और शनि भी अपने घर में बैठा है। तो कुल मिलाकर राहु यहाँ फुल पापकर्त्री प्रभाव में भी है। पापी ग्रहों के बीच में फंसा हुआ ग्रह को पापकर्त्री ग्रह बोला जाता है, तो वह पापकर्त्री प्रभाव में है। तो इस वजह से राहु यहाँ पर वीक है, और चंद्रमा राहु से बैर मानते हैं। आपने कथा सुनी होगी, जब समुद्र मंथन हुआ तो उस दौरान सूर्य और चंद्रमा ने ही राहु केतु को विष्णु भगवान से जाकर शिकायत की थी। तो इस वजह से सूर्य का और चंद्रमा का राहु केतु से पुराना बैर है, और राहु यहाँ नीच राशि में भी है। वैसे हम यहाँ राहु की नवांश में पोजीशन भी देखना चाहेंगे। नवांश कुंडली में राहु सिंह राशि में है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर चंद्रमा में राहु की जो अंतर्दशा है मोहित साहब, वह आपके लिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें आप एमलेस होकर घूमेंगे, यानी कि यह आपके सिविल सर्विस में जाने के लिए 2022 के लास्ट तक का समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अब हम इसके बाद का प्रेडिक्शन करते हैं। इसके बाद आप पे चंद्रमा में गुरु का अंतर आएगा, जो कि आपके लगन चार्ट में सिंह राशि में विद्यमान है, लगन में ही, जो कि दिग्बली भी है, और आपकी नवांश चार्ट में लग्नेश होकर 11वें भाव में बैठा है, जो कि चंद्रमा से भी नवपंचम है, और आपके सूर्य से भी नवपंचम है, और आपकी लगन चार्ट से एकादश भाव यानी लाभ स्थान में है। तो यह पोजीशन काफ़ी आपके लिए अच्छी रहेगी सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग। तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में
मोहित साहब, जो 2022 के बाद का जो समय होगा वह बहुत ही शानदार होगा। यानी कि ओवरऑल जो आपकी कुंडली में 2022 के बाद का समय होगा वह आपके सिविल सर्विसेज में जाने के लिए बहुत ही शानदार समय होगा। उसका एक कारण यह भी है मोहित साहब कि आपकी कुंडली में आपके शुक्र जो कि स्वग्रही यहाँ पर 29 डिग्री के जरूर है, लेकिन यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर यह आपके भाग्य को शुभता से देख रहे हैं, और आपका बृहस्पति भी आपकी भाग्य को शुभता से देख रहा है, और भाग्येश आपका केंद्र में बैठा है, वह भी रोचक नामक पंच महापुरुष योग के साथ। तो 2022 के बाद आपको सफलता मिलने के योग बहुत ही शानदार होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और 2023, 2024 ये दोनों वर्ष आपके लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा में शनि आएगा। चंद्रमा से शनि आपका 6ठे भाव में बैठा है, और शनि आपकी कुंडली में आपकी नवांश चार्ट में शनि जो है वह नीच राशि में पंचम भाव में है, लेकिन नीच राशि का शनि त्रिकोण भाव में कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वह चंद्रमा और सूर्य से एकादश भाव में है। तो यह भी आपके लिए फिर अच्छा समय कहा जाएगा, यानी कि एक लंबा समय फिर आपका अच्छा रहेगा, जो कि आपको सिविल सर्विसेज में स्टेबिलिटी देने के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। अब आपका यह भी प्रश्न हो सकता है कि क्या मैं सिविल सर्विसेज में अच्छे कैडर में जा सकता हूं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में आने वाला समय 2022 के बाद जो समय है वह आपको अधिकारी बनाने की क्षमता रखता है, पावर रखता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम आपकी कुंडली में गोचर ग्रहों पर चलें तो 2022 के बाद आपका जो शनि होगा वो आपका यहाँ से गोचर करेगा, जो कि लगन से भी शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा, और चंद्रमा से भी शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। लेकिन यहाँ पर हम सर्वाष्टक वर्ग में उसकी पोजीशन जरूर देख लें। देखिए, जो आपकी कुंडली में यहाँ पर पंच महापुरुष योग बनेगा उसमें सर्वाष्टक वर्ग में 20 अंक, और जो आपका सर्वाष्टक वर्ग है उसमें 8 में से 0 अंक हैं। ये बहुत ही शानदार शनिचर है। जी हाँ दर्शकों, आपको बड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन ये जो पोजीशन रहेगी शनि की ये बहुत ही शानदार रहेगी। दर्शकों, जब भी कोई अकारक ग्रह सर्वाष्टक वर्ग में कम अंक ले और अष्टक वर्ग में बहुत कम अंक, क्योंकि 8 में से 0 अंक हैं, तो वह बहुत ही योग कारक रहेगा। जी हाँ दर्शकों, ऐसा हमारे बिलियनियन सुपरस्टार शाहरुख खान की कुंडली में भी ऐसा योग है, और उनको शनि की महादशा में उनको उत्तरोत्तर शनि ने आसमान पर पहुंचा दिया। जो हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान हैं उनकी कुंडली में भी सिंह लगन है, और लगन से और चंद्रमा से इसी तरीके का सस नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है, जो कि सर्वाष्टक वर्ग में 20 अंक ले रहा है और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 0 अंक ले रहा है। और उन्होंने शनि की महादशा अंतर्दशा में ऊंचाइयों को छुआ है, और शाहरुख खान के नाम से आप सभी परिचित होंगे ही। तो कुल मिलाकर मोहित साहब, आपकी कुंडली में आने वाला समय बहुत ही शानदार है, यानी कि शनि का जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम बृहस्पति के गोचर पर यदि चलें तो 12 अप्रैल 2022 से बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, 12 अप्रैल 2022 से। और जो बृहस्पति का गोचर है वह लगभग 1 वर्ष रहता है, यानी कि मार्च या फरवरी में 2023 में बृहस्पति आपके भाग्य में गोचर करेंगे। तो यह भी आपकी उसी चीज़ को दर्शा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि आपके चंद्रमा से वह 9वां गोचर होगा, और आपके लगन से भी वह 9वां गोचर होगा, और आपके सूर्य से वह 5म गोचर होगा, जो कि दोनों गोचर आपके केंद्र त्रिकोणों में होंगे। तो कुल मिलाकर वह गोचर आपका यहाँ भी शानदार रहेगा। फिर उसके बाद 2024 में आपके बृहस्पति यहाँ से गोचर करेंगे, तो यहाँ भी वह चंद्रमा से 10वें होंगे और लगन से 10वें होंगे। उसके बाद आपके बृहस्पति यहाँ से गोचर करेंगे, यानी कि आने वाला समय यानी 2027 या 28 तक आपका जो गोचर ग्रह हैं वह काफ़ी आपको सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग सपोर्टिव रहेंगे।
तो ये तो रहा आपके प्रश्नों का उत्तर। यानी कि आपने ये पूछा था कि मुझे जो IAS PCS की तैयारी मैं कर रहा हूँ मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं। तो सफलता मिलने का जो आपका जो ग्राफ है वह उत्तरोत्तर आपके लिए असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा। यानी कि आप उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करते रहेंगे। अपनी जो आपकी मेहनत है उसकी ऊंचाइयों पर आप निर्बाध गति से आप चढ़ते रहेंगे, पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में, क्योंकि आपकी 28 डिग्री की लगन है, तो यदि आपकी कुंडली में हम कन्या राशि को लगन में रखें तो आपका जो चंद्रमा और गुरु है वह आपकी कुंडली में 12वें भाव में हो जाएगा, और आपकी जो चंद्रमा की दशा है वह 1 वर्ष आगे हो जाएगी। यानी चंद्रमा में शनि चलेगा फिर, और शनि आपका आ जाएगा पंचम भाव में। और पंचम भाव में शनि आने का मतलब है कि शनि त्रिकोणेश होकर त्रिकोण स्थान में ही विद्यमान होगा, और वह आपका 11 डिग्री का होगा, जो कि अपने आप में एक राजयोग होगा। और उसके अकॉर्डिंग फिर अगर हम देखेंगे तो आपका जो 11 नंबर होगा वो छठे भाव में आएगा, और आने वाले समय में यह 20 अंक यहाँ लेगा, जो कि छठा भाव भी अकारक भाव है। अतः यहाँ भी शनि आपका, अगर कन्या लगन से भी आपकी कुंडली हम देखते हैं तो यहाँ भी आपके लिए उत्तम स्थिति जनरेट हो रही है। लेकिन थोड़ी सी समस्या बस केतु आपके लिए करेगा, तो केतु के लिए आप उपाय करें। अगर आपकी कन्या लगन है तो आप केतु के लिए उपाय करें। लेकिन वैसे मेरा मानना तो ये है मोहित साहब कि आप जो है कन्या लगन के झमेले में ना फंसें तो ठीक है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो आप अपनी कुंडली को सिंह लगन से ही जनरेट करें और इसी को माने। जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था, और आपने मुझे जो क्वेश्चन का आंसर दिया था उसी को केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट रखते हुए मैंने आपकी कुंडली का फुल एनालिसिस किया है, काफ़ी मेहनत की है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर बात वही है कि आपकी कुंडली में जब तक आप अपने ग्रहों का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं कराएंगे तब तक आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे ग्रह गोचर होते हैं वह हमारी जन्म की कुंडली के अकॉर्डिंग कैसे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एक ही राशि के एक ही राशि के बहुत सारे लोग इस तरीके के होते हैं कि जिनको अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग उनका कंक्लूजन होता है। तो कुल मिलाकर जो पोजीशन है वह बिल्कुल क्लियर हो चुकी है मोहित शर्मा जी। आपकी कुंडली का फुल एनालिसिस हो चुका है, और यदि और भी कोई दर्शक मेरे से जुड़ना चाहते हैं और वह अपनी कुंडली का टू द पॉइंट विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वह मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 9758821165 इस पर जाकर मुझे वह संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी भाई इतना हो सकता है कि जब आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग भेजेंगे तो उसमें थोड़ा विलम्ब हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतनी सारी कुंडलियां पड़ी रहती हैं विश्लेषण के लिए। तो जो भी दर्शक जो है अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेजें उसमें 1-2 दिन की देरी हो सकती है। ज़्यादा देरी मैं खुद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो जातक जो है मेरी फ़ीस भेजता है और मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेजता है तो उसको जल्दबाजी रहना स्वाभाविक है, यह मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। तो आज का विषय यहीं समाप्त हुआ। हमारे मोहित साहब को सिविल सर्विसेज में तैयारी करने के लिए ईश्वर जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा देते रहें, और आगे भी अन्य दर्शक मुझसे इसी प्रकार से जुड़ते रहें, अपनी कुंडली का फलादेश कराते रहें। इसी आशा के साथ सभी दर्शकों को नमो नारायण, जय माता दी।